हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे टॉप 40 प्लस पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो है अगर वो नहीं देखी है, जिसमें हमने टॉप 50 प्लस पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया था, तो आप भी उसको जाकर देख सकते हैं। जो वीडियो की लिंक होगी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और प्रयास करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँ। और जो हमारी वेबसाइट है programmingpath.in, आप उसको विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप पीएचपी के अलावा और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक। और हमने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ई बुक को लॉन्च किया है, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और साथ ही साथ वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो जो अमेजन की लिंक है मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको भी जाकर के परचेज कर सकते हैं, जिसकी हमने प्राइस काफ़ी कम रखी है। ठीक। तो आइए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएचपी। तो पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, जिसका यूज स्टैटिक या फिर डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहते हैं, या फिर पहले इसको पर्सनल होम पेज भी कहा जाता था। ठीक। जो हमारा पीएचपी है उसको रन करने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिना सर्वर के हम लोग पीएचपी को मतलब पीएचपी को हम लोग रन नहीं कर सकते हैं। ठीक। और जो हमारा पीएचपी होता है वो एक जो एप्लीकेशन मतलब पीएचपी में जो हम लोग बनाते हैं, जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर जो भी वेबसाइट बनाते हैं, उसको हम लोग केवल वेब ब्राउजर में ही रन कर सकते हैं। मतलब वेब ब्राउजर मस्ट होता है पीएचपी के एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि पीएचपी जो होता है वो सर्वर साइड लैंग्वेज होता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग केवल वेबसाइट ही बना सकते हैं, मतलब नॉर्मल में फिलहाल तो अभी हम लोग केवल वेबसाइट बना सकते हैं। और वेबसाइट को रन करने के लिए हमें इसको केवल ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, बिना ब्राउजर के हम लोग इसको रन नहीं कर सकते हैं। ठीक। जो हमारा पीएचपी होता है वह ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ठीक। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि पीएचपी का जो कम्युनिटी है, सपोर्टिव कम्युनिटी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, बहुत बड़ी है। मतलब अगर आप पीएचपी वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी चीज में फंस जाते हैं, कुछ चीजें हम लोग से नहीं हो पाती हैं, तो हम लोग उसको इंटरनेट पे हेल्प ले लेते हैं उस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो उस चीज के लिए अगर देखा जाए, उस पर्पज से देखा जाए, तो इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो हम लोग को इसकी आसानी से हेल्प भी मिल जाती है। अगर हम लोग पीएचपी में कहीं पे फंसते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व नहीं हो पाती है, तो हम लोग इसकी बड़ी इतनी बड़ी ज्यादा कम्युनिटी है कि हम लोग इसमें आसानी से हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्टेंट कुकी। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के कुकीज होते हैं, एक होता है नॉर्मल कुकीज और एक होता है परसिस्टेंट कुकी। तो परसिस्टेंट कुकी में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी कुकीज में अगर हम लोग एक्सपायरेशन डेट लगा देते हैं कि इस एक्सपायरेशन डेट के बाद हमारा कुकीज जो होगा एक्सपायर हो जाएगा, तो इस टाइप कुकीज हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट कुकीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड परसिस्टेंट कुकीज। मतलब हमारा जो परसिस्टेंट कुकी है और जो नॉर्मल कुकीज होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा टेम्पररी कुकीज होता है, फिर जो नॉर्मल कुकीज होता है, उसको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोग हमारा जो वर्क होता है, जैसे वो एग्जिट होता है, जब ब्राउजर में बंद करते हैं, तो हमारी जो नॉर्मल कुकीज होती है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो हमारा टेम्पररी कुकीज होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो परसिस्टेंट कुकी होता है उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक। जो टेम्पररी कुकीज होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि थोड़ा सेफ माना जाता है, क्योंकि होता क्या है कि उसमें वो जो कुकीज होती है उसको ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही मेरा ब्राउजर बंद होगा वो कुकी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसी के साथ। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सेफ होता है। अगर हम लोग बात करें परसिस्टेंट कुकी से, अगर हम कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा टेम्पररी कुकीज होता है फिर जो नॉर्मल कुकीज होता है वो सेफ होता है। लेकिन परसिस्टेंट कुकी जो होता है वो थोड़ा लेस सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कुकीज हमारी होती है वो लॉन्ग टर्म तक हमारे ब्राउजर में एग्जिस्ट रहती है। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल और परसिस्टेंट कुकीज में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द मीन
एरे ऑपरेटर ट्रिपल इक्वल टू मीन्स, मतलब हमारे पास जो एक ट्रिपल इक्वल टू जो ऑपरेटर होता है उसका क्या मतलब होता है। तो जो ट्रिपल इक्वल टू जो हमारे पास वेरिएबल होता है इसका यूज किया था जनरली, जो हमारा वेरिएबल होता है उसके वैल्यू को चेक करने के लिए, साथ ही साथ उसके डेटा टाइप्स को भी चेक करने के लिए हम लोग ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर इन पीएचपी। पीएचपी में कितने टाइप्स के एरर होते हैं। तो पीएचपी में चार टाइप्स के एरर होते हैं। पहला होता है पार्स एरर, दूसरा फैटल एरर, तीसरा वार्निंग और चौथा जो होता है वो होता है नोटिस। ठीक है। ये हमारे चार तरीके के पीएचपी में एरर्स होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी पास द वेरिएबल थ्रू द नेविगेशन बिटवीन द पेजेस। मतलब अगर हमारे पास सपोज कि दो पेजेस है तो हमको अगर पेज ए से पेज बी में डेटा ट्रांसफर करना है या फिर डेटा भेजना होता है तो हम लोग कैसे भेजेंगे। तो उस चीज के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं जिनका यूज हम लोग कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में डेटा भेजने के लिए। पहला है सेशन, दूसरा है कुकीज और तीसरा है होता है वो हिडन फॉर्म फील्ड। तो इन तीन तरीके से हम लोग डेटा को भेज सकते हैं एक फील्ड से, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू एक्सटेंड द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ पीएचपी स्क्रिप्ट। मतलब जब जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पीएचपी में कोई स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो पीएचपी उसको रन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम देता है। ठीक है। उस टाइम के बाद अगर उस टाइम में अगर हमारा ऑपरेशन अगर एग्जीक्यूट नहीं करता है तो वो क्या करता है, हमारे एग्जीक्यूशन को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। ठीक। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि जो हमारा स्क्रिप्ट रन कर रहा है हम उसके टाइम को एक्सटेंड कर सकें। तो हाँ, अगर हम लोग बात करें टाइम को एक्सटेंड करने के लिए तो हमारे पास एक फंक्शन होता है php.ini फाइल में। जो फंक्शन का नेम है वो है सेट टाइम लिमिट। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेकंड को पास कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारा डिफॉल्ट टाइम होता है 30 सेकंड, हम लोग इससे ज़्यादा भी टाइम को डिफाइन कर सकते हैं किसी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने में पीएचपी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट सेशन टाइम इन पीएचपी। मतलब पीएचपी में जो डिफॉल्ट सेशन टाइम होता है वो क्या होता है। तो पीएचपी में इसका कोई डिफॉल्ट सेशन टाइम नहीं होता है। जैसे हम लोग ब्राउजर को बंद करेंगे हमारा सेशन उसी समय जो होता है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका कोई डिफॉल्ट टाइमिंग हम लोग कह सकते हैं कि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन पीएचपी। तो जो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक, उसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब अगर हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ हम लोग डिफाइन किया वेरिएबल, तो हम लोग बाद में भी उसकी वेरिएबल को वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जबकि कांस्टेंट में हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग डॉलर साइन का यूज करते हैं, जबकि कांस्टेंट में हम लोग डॉलर साइन का यूज नहीं करते, हम लोग डिफाइन कीवर्ड का यूज करते हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए, फिर कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस पीएचपी अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसका जवाब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, पीएचपी फुल्ली केस सेंसिटिव तो नहीं होता है लेकिन वो पार्शियली केस सेंसिटिव होता है। मतलब कि जो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, वो कंप्लीटली केस सेंसिटिव होता है। जो हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं पीएचपी में, वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो कंप्लीटली केस सेंसिटिव होता है। लेकिन जो हमारा फंक्शन होता है, जो पीएचपी में जो फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है, वो भी केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसलिए मतलब कुछ चीजें इसमें केस सेंसिटिव है, कुछ चीजें इसमें केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पार्शियल केस सेंसिटिव। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज इसमें केस सेंसिटिव होती है। पहला है वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा एरे कीज, चौथा क्लास प्रॉपर्टीज और पांचवा क्लास कांस्टेंट। ये सभी चीजें जो होती हैं वो हमारी केस सेंसिटिव होती हैं। और केस इनसेंसिटिव क्या होती है, तो फंक्शन, दूसरा क्लास कंस्ट्रक्टर, तीसरा क्लास मेथड्स और जो चौथा है वो होता है कीवर्ड्स या एंड कंस्ट्रक्ट्स, जैसे कि इफ, एल्स, नल, फॉर ईच, इको। ये सभी जो होते हैं वो हमारे केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन पीएचपी। मतलब पीएचपी में कितने टाइप के डेटा जो हमारा वेरिएबल होता है वो प्रेजेंट होता है। तो पीएचपी में हमारे इंटीजर, डबल, बुलियन, नल, स्ट्रिंग,
एरे, ऑब्जेक्ट और रिसोर्स, इतने टाइप के हमारे पास वेरिएबल होते हैं पीएचपी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट इन पीएचपी। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग पीएचपी में जनरली इको या फिर प्रिंट ही यूज करते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो पहला डिफरेंस है, जो इको होता है वो एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर सकता है, मतलब आउटपुट दे सकता है, लेकिन जो हमारा प्रिंट होता है वो केवल एक ही स्ट्रिंग का आउटपुट देता है और ये हमेशा वैल्यू को रिटर्न वन करता है। ठीक। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा इको होता है, अगर वो कंपेयर किया जाए प्रिंट से तो वो फास्ट होता है, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, जबकि जो हमारा प्रिंट होता है वो कंपेयर किया जाए अगर इको से तो स्लो होता है। ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा इको होता है उसमें हम एक से ज्यादा अगर कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं तो हमें वहां पे पैरेंथेसिस डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन अब प्रिंट में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर हम लोग एक से ज्यादा अगर आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं तो हमें पैरेंथेसिस डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरे इन पीएचपी। पीएचपी में कितने टाइप्स के एरे होते हैं? तो पीएचपी में तीन टाइप्स के एरे होते हैं। पहला होता है इंडेक्स एरे, दूसरा एसोसिएटिव एरे, तीसरा मल्टी डायमेंशनल एरे। तो जैसा हम जानते हैं इंडेक्स एरे जो होता है वो हमें जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये नंबर में होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। जो हमारा होता है एसोसिएटिव एरे, वो होता है नेम की पे होता है, मतलब वहां पे हम लोग स्ट्रिंग के थ्रू उसको डिफाइन करते हैं, नेम की जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं। और जो आखिरी होता है वो होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब इसमें क्या होता है कि एक एरे के अंदर एक और एरे होता है, फिर उसके अंदर एक और एरे हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एपीआई इन पीएचपी। तो एपीआई एक्चुअली खाली पीएचपी का ही पार्ट नहीं होता है, एपीआई मतलब हर लैंग्वेज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एपीआई फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो डेटा होता है, हम लोग डेटा को जो रिटर्न करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई डेटा आया, हमने उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ऑब्वियसली हमें कोई आउटपुट तो रिटर्न करना होगा। तो आउटपुट रिटर्न करने के लिए हम लोग इसमें डेटा का एक फॉर्मेट भी होता है, तो वो होता है जेसन या फिर एक्सएमएल। ठीक है। और अगर बात करें जाए एपीआई की, कितने टाइप की एपीआई होती है, तो दो टाइप की जनरली एपीआई हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है रेस्ट एपीआई और दूसरा होता है सोप एपीआई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन पीएचपी। पीएचपी में इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन से क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा होता है, जो मल्टीपल डेटा होते हैं, उन डेटा को अगर एक सिंगल यूनिट में अगर हम लोग उसको रैप कर दें, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मल्टीपल डेटा होते हैं उनको एक सिंगल यूनिट में ग्रुप कर देते हैं या फिर उनको रैप कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक। तो इनकैप्सुलेशन का यूज क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का यूज क्या होता है, जो भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं, अगर हम नहीं चाहते हैं कि वो डेटा हमारे क्लास के बाहर या फिर कोई भी उसको एक्सेस कर सके, कोई भी उस मेंबर को या फिर कोई भी डेटा को एक्सेस कर सके, उस केस में हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। तो मतलब क्या बन रहा है कि इनकैप्सुलेशन का यूज किया जाता है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। अगर हमारे पास कोई डेटा है, हमारे पास कोई वेरिएबल है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो कहीं भी कोई भी उसको एक्सेस कर सके, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को हम लोग रैप कर देते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन पीएचपी। तो जो पीएचपी में हम लोग इनहेरिटेंस होता है उसका हम लोग यूज करते हैं जनरली क्लास में इस इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा चाइल्ड, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्लास होता है, एक होता है पेरेंट और उसके बाद होता है उसके चाइल्ड क्लास, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको सब क्लास ही बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा चाइल्ड क्लास होता है वो अपने पेरेंट क्लास के सारी जो पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होती है या फिर मेथड होते हैं उनको वो एक्सेस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब जो हमारा चाइल्ड क्लास होता है, फिर जो हमारा सब क्लास होता है या फिर जो हमारा डिराइव क्लास होता है, वो अपने पेरेंट क्लास के जो पब्लिक और जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होती है या फिर जो मेथड्स होते हैं उनको जो एक्सेस करता है, इसी तरीके को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। और जो हमारा चाइल्ड क्लास होता है उसकी अपनी भी प्रॉपर्टी होती है और अपने भी कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है। और
इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। और सबसे मेन चीज वो ये होती है कि इनहेरिटेंस को हम लोग, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई मेथड है, अगर वो डिफाइन है प्राइवेट, तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। ठीक, तो आप यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर इन पीएचपी। पीएचपी में एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? तो जैसे हम लोग जानते हैं कि तीन तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक क्या होता है कि ये, इसको कहीं भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सेम क्लास में या फिर चाइल्ड क्लास में भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड क्या होता है कि ये केवल अपने क्लास या फिर जो हमारा डिराइव क्लास होता है या फिर जो चाइल्ड क्लास होता है, केवल उसी में एक्सेस होता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट केवल जो हमारा जिस क्लास में हमने डिफाइन किया है प्राइवेट को, ये बस उसी क्लास में इसको एक्सेस किया जा सकता है। इसको एक्सटेंडेड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास में इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में। मतलब पब्लिक क्या होता है, कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, कहीं भी। प्रोटेक्टेड मतलब कि केवल सेम क्लास और डिराइव क्लास में। और जो प्राइवेट होता है वो केवल सेम क्लास में एक्सेस होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन या फिर मेथड ओवरराइडिंग। तो अगर हमारे पास सपोज कीजिए कोई फंक्शन है, मतलब ये दो फंक्शन है और उन दोनों फंक्शन का सेम नेम है और सेम आर्गुमेंट है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक क्लास है, पेरेंट क्लास, और इसके चाइल्ड क्लास है, और उन दोनों क्लास में जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो फंक्शन मेरा सेम नेम का है विथ सेम आर्गुमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन सकता है कि हम लोग सेम फंक्शन का यूज क्यों करेंगे, मतलब अगर हमारा कोई फंक्शन पेरेंट क्लास में ऑलरेडी डिफाइन है, फिर उस क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास में क्यों एक्सेस करेंगे? हम लोग क्लास का नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका जनरली यूज क्या आता है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पेरेंट क्लास का बिहेवियर है वो अपने पेरेंट क्लास में तो बना रहे, लेकिन जो चाइल्ड क्लास में है अगर हम चाहते हैं कि उसके बिहेवियर को चेंज करना, तो उस केस में हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक, तो जो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन का नेम होता है वो तो सिमिलर होता है, लेकिन जो उसके पैरामीटर होते हैं, ठीक है, मतलब जो उसके आर्गुमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। लेकिन ओवरराइडिंग में क्या होता है, सेम फंक्शन का नेम भी होता है और सेम उसके पैरामीटर भी होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में और फंक्शन ओवरराइडिंग में। तो काफी छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि जो फंक्शन हमारा ओवरलोडिंग होता है उसमें फंक्शन का नेम तो सेम होता है, लेकिन जो उसके आर्गुमेंट होते हैं या फिर जो उसके पैरामीटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो हमारा ओवरराइडिंग होता है, ओवरराइडिंग में फंक्शन का नेम और उसके जो आर्गुमेंट होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब शायद ही ऐसा कोई इंटरव्यू होगा जिसमें ये डिफरेंस ना पूछा जाए कि इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। शायद ये क्वेश्चन आप कह सकते हो कि बहुत ही मस्ट है, मतलब ये तो एक जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसको जरूर पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन मेंटेन अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मतलब कि जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो इंटरफेस है तो उसमें ये मतलब जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। मतलब एक एक नहीं, मतलब इसमें होना ही चाहिए, मतलब इसमें जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे मेथड होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे इंटरफेस में वो अब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। जबकि जो मेरा अब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेस में तो सारे के सारे मेथड जो होते हैं वो हमारे अब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है
ठीक है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी और उसके अपने वेरिएबल भी होते हैं, जबकि जो हमारा इंटरफेस होता है वहां पे कोई भी प्रॉपर्टी या फिर वेरिएबल नहीं होता। ठीक। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें हम लोग पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों तरह के एक्सेस मॉडिफायर को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा इंटरफेस होता है उसमें हम लोग केवल पब्लिक जो एक्सेस मॉडिफायर होता है उसी का यूज कर सकते हैं। ठीक। चौथा डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें हम लोग क्लास को एक्सटेंड करने के लिए या फिर क्लास को यूज करने के लिए, मतलब अगर हमारे पास हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन कर दिया तो ऑब्वियसली हम उसको यूज तो करेंगे ना किसी क्लास में, तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। जबकि जो हमारा इंटरफेस होता है, इंटरफेस क्लास को किसी दूसरे क्लास में यूज करने के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक। पांचवा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता, जबकि जो हमारा इंटरफेस होता है उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल होता है। ठीक। तो ये डिफरेंस होते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस पॉइंट को आप फिर से रिपीट करके आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी इंटरव्यू में जाएं तो आप कम से कम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है और कभी कभी ये भी हमसे पूछ देता है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, और कभी कभी क्या होता है इन कुछ ही समय बाद इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ देगा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन काफी मस्ट है और आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन पीएचपी। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक तरीके का फंक्शन होता है पीएचपी में जो कि अपने आप ही कॉल हो जाता है जब भी हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसमें हम लोग दो दो अंडरस्कोर डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए हम लोग दो अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ठीक। जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो आप उसको कह सकते हो कि एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास हो गया और ये उसके कंस्ट्रक्टर हो गए। अब जैसे ही हम लोग अब यहाँ पे अगर कुछ भी आपने वेरिएबल डिफाइन किया, कुछ भी आपने इको हाय हेलो या पे कुछ भी लिखा, तो जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये हमारा हाय हेलो अपने आप प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ये अपने आप कॉल हो जाएगा, हमें इसे कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये होता है कंस्ट्रक्टर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रक्टर इन पीएचपी। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी जस्ट लाइक हमारा कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस ये होता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो मेरा क्लास वो सबसे मतलब जैसे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वो सबसे टॉप पे कॉल हो जाएगा सबसे पहले, मतलब किसी भी फंक्शन से सबसे पहले वो वही कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। और जो डिस्ट्रक्टर होता है वो सबसे एंड में कॉल होता है, मतलब जब भी हमारा क्लास में जितने फंक्शन है वो सारे फंक्शन अगर हमारे एग्जीक्यूट हो गए, सारे फंक्शन का वर्क पूरा हो गया, तो सबसे आखिरी में हमारा डिस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉल होता है। ठीक है। इसको भी यूज करने के लिए हम लोग डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं, मतलब इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्लास है। ठीक है, ये हमारा क्लास है, ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्ट और ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्ट। ठीक है, ये हमेशा एंड में कॉल हो, जब भी हमने इस क्लास का फ्रूट जो हमारा क्लास है जैसे जैसे हम लोग इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा सबसे टॉप पे क्लास का कंस्ट्रक्ट कॉल होगा, फिर बीच में जो हमारा फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उस फंक्शन को यूज करने के आखिरी में हमारा डिस्ट्रक्ट कॉल हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मैजिक मेथड। तो मैजिक मेथड को हम लोग स्पेशल मेथड भी कहते हैं, जिसको हम लोग डबल अंडर स्कोर से क्रिएट करते हैं। अगर हमें कोई मैजिक मेथड जो होता है उसको अगर हमें यूज करना होता है तो हम लोग डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ठीक है। और जो हमारा मैजिक मेथड होता है ये भी अपने आप कॉल हो जाता है, ये अपने आप कॉल होता है जैसे ही इसके हिसाब से जो हमारा कंडीशन होता है, जैसे ही कंडीशन इसके हिसाब से फुलफिल होगा ये अपने आप ही कॉल हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे मैजिक मेथड होता है, ठीक है, मैं बता दो दिया, लेकिन मैजिक मेथड कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, या फिर जो हमारा डिस्ट्रक्ट है, ये सभी क्या होते हैं, मैजिक मेथड ही होते हैं। इसके अलावा और भी मैजिक मेथड होते हैं जैसे कि अंडरस्कोर कॉल, गेट, सेट, स्लिप, ये सभी क्या होते हैं, हमारे मैजिक मेथड्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन इन सॉर्टिंग एन एरे। मतलब एरे को शॉर्ट करने के लिए
कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट, आर शॉर्ट, ए शॉर्ट, के शॉर्ट, ए आर शॉर्ट, के आर शॉर्ट, ये सारे फंक्शन होते हैं हमारे शॉर्टिंग के लिए। तो शॉर्ट जो क्या होता है वह करता है असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। आर शॉर्ट क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। ए शॉर्ट क्या करता है कि ये वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। के शॉर्ट क्या होता है, की के हिसाब से, जो हमारा की होता है उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। ठीक। ए आर शॉर्ट क्या होता है, ये हमारे वैल्यू के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। और के आर शॉर्ट क्या होता है, ये हमारे की के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी नो द काउंट या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे। मतलब अगर हमारे पास कोई एरे है और अगर हमें ये चेक करना है कि उस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए पीएचपी में हमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइज ऑफ, ठीक है, और दूसरा होता है काउंट। ठीक है, ये हो गया साइज ऑफ, ये हो गया हमारा काउंट। दो टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, जो हमारा साइज ऑफ होता है उसको हम लोग कह सकते हैं एलाइस ऑफ काउंट। ठीक। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास एक एरे है जिसमें कि 3 वैल्यू है। हमने साइज ऑफ यूज किया तो भी उसका आउटपुट आया 3, काउंट यूज किया तो भी उसका आउटपुट आया 3। जनरली हम लोग काउंट का ही यूज करते हैं, साइज ऑफ का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मतलब साइज ऑफ जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है अगर हम लोग कंपेयर करें काउंट से। तो ठीक है, तो अगर आपको कभी भी अगर यूज करना होगा एरे के एलिमेंट को काउंट करने के लिए, तो हमेशा आप लोग काउंट का यूज कीजिएगा, ना कि साइज ऑफ का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉपुलर फ्रेमवर्क इन पीएचपी। मतलब पीएचपी में कितने टाइप्स के, मतलब कितने पॉपुलर फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, कोऑर्डिनेटर, केक पीएचपी, लारावेल, सिम्फनी, जेंड, फैल्कॉन और जी टू। ये कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क होते हैं पीएचपी में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द टॉप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड इन पीएचपी। मतलब जैसा हम जानते हैं कि पीएचपी में सीएमएस का भी यूज किया जाता है, तो कुछ पॉपुलर इसके सीएमएस भी होते हैं। अब पॉपुलर क्या आप कह सकते हो, काफी ज्यादा पॉपुलर है। मतलब अगर किसी भी लैंग्वेज में हम लोग कंपेयर करें, किसी लैंग्वेज में अगर कोई सीएमएस होता है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई सीएमएस फेमस है तो वो पीएचपी का ही फेमस होता है। अब कौन कौन से सीएमएस हैं, वर्डप्रेस, जूमला, मैजेंटो, ड्रुपल, ये सभी जो फ्रेम सीएमएस होते हैं ये काफी ज्यादा फेमस है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट द आईपी एड्रेस ऑफ ए क्लाइंट इन पीएचपी। मतलब पीएचपी में अगर हमें किसी क्लाइंट का आईपी एड्रेस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग डॉलर अंडरस्कोर सर्वर और रिमोट ADDR का यूज करते हैं किसी क्लाइंट के आईपी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एचटी एक्सेस, व्हाई डू वी यूज इट एंड वेयर। तो जो एचटी एक्सेस होता है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है अपाचे सर्वर का। मतलब हम लोग सर्वर में जो हमारा अपाचे सर्वर होता है उसकी भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो कि उस पूरे चीज को मैनेज कर सकती है। मतलब हम लोग चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब क्या होती है, मतलब हम अपने हिसाब से कुछ अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और बिना किसी कोर कॉन्सेप्ट को छेड़े हुए में, या फिर बिना किसी कोर जो हमारी फाइल होती है बिना उसमें मॉडिफिकेशन किए हुए अगर हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा एक्शन परफॉर्म करना चाहें, तो उस केस के लिए हमारे पास डॉट एच टी एक्सेस नाम की एक फाइल होती है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में सर्वर साइड से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं कि किस टाइप के हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पहला होता है यूआरएल रीराइट, ठीक है। दूसरा होता है साइट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तीसरा होता है रिस्ट्रिक्ट सम आईपी एड्रेस, मतलब हम लोग आईपी जो एड्रेस होता है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस जो होगा वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। चौथा है कस्टम एरर पेज दिखाना। जैसे हम लोग दिखाते हैं ना, मतलब 404 पेज, तो अगर हम लोग को कस्टम अगर एरर पेज अपना बनाना है या फिर कस्टम एरर पेज दिखाना है तो हम लोग एच टी एक्सेस की हेल्प के थ्रू हम लोग वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो हम लोग आप जानते हैं कि दो तरीके के एच टी मेथड होते हैं। मतलब जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। पहला होता है एच
और दूसरा होता है HTTPS। तो HTTP से HTTPS पे रिडायरेक्ट करने के लिए भी हम लोग .htaccess का यूज करते हैं। और आखिरी में होता है कैशिंग। तो इन सभी के लिए हम लोग .htaccess का यूज करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी एग्जीक्यूट अ PHP स्क्रिप्ट यूजिंग अ कमांड लाइन। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई PHP एग्जीक्यूट करते हैं तो जनरली हम उसको ब्राउजर में करते हैं। तो क्या कोई और मेथड होता है कि हम लोग इसको कहीं और भी या किसी और तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकें? तो हाँ, अगर हम लोग PHP CLI का यूज करें, कमांड लाइन इंटरफेस, तो उसके थ्रू भी हम लोग PHP को कमांड लाइन में रन करा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टिपिकल प्रोसेस होता है और इसमें हम लोग को एक्चुअली उतना अच्छे से आउटपुट नजर नहीं आता, इसलिए बहुत कम ही लोग CLI का यूज करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्राउजर में ही रन कर देते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोड एंड स्प्लिट फंक्शन। तो जो हमारा एक्सप्लोड होता है, अ, जो हमारा एक्सप्लोड या फिर स्प्लिट होता है, दोनों का यूज किया जाता है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। लेकिन जो हमारा बात करा जाएगा एक्सप्लोड का, तो एक्सप्लोड क्या करता है, ये सिंपल हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। सॉरी, ये एक्सप्लोड क्या करता है, वो हमारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मेथड का यूज नहीं करता। लेकिन जो हमारा स्प्लिट होता है, स्प्लिट क्या करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करता है। ठीक है, ये हमारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करता है। जबकि जो हमारा एक्सप्लोड होता है, वो बिना किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के या बिना किसी अदर मेथड के डायरेक्ट हमारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा एक्सप्लोड होता है, वो फास्ट फास्ट होता है स्प्लिट से। ठीक। इसलिए जनरली रिकमेंड किया जाता है, अगर हमको स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट करना होता है तो जनरली हम लोग एक्सप्लोड का यूज करते हैं, ना कि स्प्लिट का। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू एक्सटेंड अ क्लास डिफाइंड विथ फाइनल। मतलब अगर हमारे पास कोई क्लास है जिसको हमने फाइनल डिफाइन कर दिया, तो हम लोग उसको कैसे एक्सटेंड करेंगे? तो इसका आंसर है नो। हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी क्लास को फाइनल डिफाइन कर दिया तो फिर उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसटीडी क्लास। एसटीडी क्लास क्या होता है? मतलब आपने कहीं कहीं इस टाइप का मतलब देखा होगा एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने देखा होगा न्यू एसटीडी क्लास। तो ये क्या होता है? तो जब एसटीडी क्लास होता है, इसको हम लोग एक एम्प्टी क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका यूज क्या आता है, केवल एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अगर हम नहीं चाहते कि हम फालतू में कोई क्लास बनाएं और उसके बाद उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका ऑब्जेक्ट बनाएं, हम चाहते हैं कि बस सीधा उसका हम ऑब्जेक्ट बना दे, कोई भी ऐसा मेथड जिससे हम लोग डायरेक्ट उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना दे। उस केस में हम लोग न्यू एसटीडी क्लास या फिर एसटीडी क्लास का यूज करते हैं। तो यहाँ हमने क्या, आप देख सकते हैं डायरेक्ट न्यू एसटीडी क्लास का यूज किया गया, यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग जैसे चाहे वहां पे हम लोग एक्सेस करके उसको वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर उस पर जो भी हम लोग ऑपरेशन करना चाहे ऑपरेशन करा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट डिस्प्लेइंग एरर इन पीएचपी एप्लीकेशन। मतलब पीएचपी में जब हम लोग कोई वर्क कर रहे होते हैं तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ कुछ वार्निंग आती रहती है या फिर कुछ नोटिस आता है, तो हम उसको हाइड कर देते हैं। हम तो होता क्या है ऐसी प्रॉब्लम कि हमें पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली हमारे पीएचपी में क्या कोई ऐसा भी वायरस आ रहा है, आई मीन ऐसा वार्निंग आ रहा है या फिर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है जिसकी वजह से क्या हमारे सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है या फिर हमारे कोई एप्लीकेशन में इफेक्ट पड़ता है। जनरली होता क्या है कि जो वार्निंग होते हैं फिर नोटिस होते हैं, उसका हमारे सिस्टम में या फिर हमारे एप्लीकेशन में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने सिस्टम को वार्निंग फ्री या फिर नोटिस फ्री बना सके। तो उसके लिए अगर हमें कोई वार्निंग दिखेगा या फिर नोटिस दिखेगा, तभी तो हम लोग उसको रिमूव कर पाएंगे। ठीक। तो अगर हमको एरर दिखाना है पीएचपी में तो हम कैसे दिखाएंगे? उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, जैसे INI सेट डिस्प्ले एरर 1। ठीक। INI सेट डिस्प्ले स्टार्टअप एरर 1, या फिर एरर रिपोर्टिंग E_all। ये तीन तरीके से आप PHP में एरर को
दिखा सकते हैं। या फिर अगर आप इसको 0 0 या फिर यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे तो जो भी हमारे सिस्टम में वार्निंग या फिर नोटिस आ रहा होता है वो सभी हाइड हो जाएगा। लेकिन हमें हाइड तभी करना चाहिए जब वो प्रोडक्शन पे हो, लेकिन अगर वो डेवलपमेंट फेज पे हो तो हमें उसको हाइड जल्दी नहीं करना चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़ता रहे कि हमारे सिस्टम में क्या कोई वार्निंग या फिर कोई नोटिस आ रहा है या नहीं, जिससे हम लोग उसको रिमूव कर सकें। ठीक है। या फिर एक और तरीका है डॉट एच टी एक्सेस के थ्रू। डॉट एच टी एक्सेस में हम लोग ये कुछ कमांड ऐड कर देते हैं, जिससे होगा क्या कि जो भी हमारे पीएचपी में एरर होते हैं, फिर वार्निंग जो भी कुछ होता है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा हमारे ब्राउजर पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इन एरे एंड इज एरे फंक्शन इन पीएचपी। तो पीएचपी में इन एरे और इज एरे का यूज क्या होता है? तो इन एरे का यूज क्या आता है, अगर हमें हमारे पास सपोज कीजिए कोई एरे है, उस एरे में से हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है कि ये वैल्यू हमारे उस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं। उस केस में हम लोग इन एरे का यूज करते हैं। और इस एरे का यूज तब हम लोग करते हैं अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और हमें चेक करना है कि क्या वो वेरिएबल, ठीक है, वो एरे है या फिर नहीं। उस केस में हम लोग इस एरे का यूज करेंगे। तो अगर हमारा वेरिएबल अगर वो एरे होगा, ठीक है, तो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज वो हमें दे देगा फॉल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ लूप्स एग्जिस्ट इन पीएचपी। मतलब पीएचपी में कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं? तो पीएचपी में 4 टाइप्स के हम लोग लूप का यूज करते हैं। पहला है फॉर, दूसरा वाइल, तीसरा डू वाइल, और जो लास्ट है वो है फॉर ईच। ठीक। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन यूआरएल इनकोड एंड यूआरएल डिकोड। तो यूआरएल इनकोड और यूआरएल डिकोड का यूज क्या आता है, जो भी हमारा स्ट्रिंग होता है, क्वारी स्ट्रिंग, ठीक है, उसको इनकोड करने के लिए, क्योंकि क्वारी स्ट्रिंग मतलब हमारा क्या यहाँ पे यूज होता है, यूआरएल में होता है, तो उस चीज को हम लोग इनकोड करने के लिए हम लोग यूआरएल इनकोड का यूज करते हैं। ठीक। कुछ कुछ इसमें ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे हाइफन, डॉट या फिर अंडरस्कोर, इसको ये यूज नहीं करता। ये इस सिंबल को, ये जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सिंबल होते हैं वो उसको परसेंट साइन जो होता है ये इससे रिप्लेस कर देता है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा यूआरएल इनकोड। अब यूआरएल डिकोड क्या करता है, तो जो हमने इनकोड किया हुआ है अब उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए उसको पहले डिकोड तो करेंगे, बिना डिकोड के तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अब डिकोड क्या करता है कि जो भी हमने सिंबल हमारे पास था जिसको हमने परसेंट साइन से रिप्लेस किया था, ये फिर से क्या करता है, ये फिर से उस परसेंट साइन से जो हमारा ओरिजिनल साइन है वो उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो भी हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग होता है वो हमें फिर से मिल जाता है। ये होता है यूआरएल इनकोड और यूआरएल डिकोड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको ये कोड दिख रहा है, आपको इसका आंसर बताना है। खैर मैंने तो पहले आंसर लिख दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे इसका आंसर 21 आया। ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप जरूर इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये आपके पास एक कोड है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर आपको दिखा दिया है पहले ही कि क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग F2 का यूज कर रहे हैं, जबकि F2 हम लोग डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन F2। तो इंटरव्यूअर आपको इस तरीके से भी कुछ लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन दे सकता है और आपसे ये पूछ सकता है कि आपको इसका आंसर बताना है। तो आपको काफी ध्यान से देखना है और मतलब उसको चेक करना है कि उसका मतलब इसका आउटपुट एक्चुअली क्या होगा। तो आपसे क्यों जो इंटरव्यूअर होता है वो खाली थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो आपके पास एक ये कोड है x इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स, y इज इक्वल टू ब्रैकेट में ट्रू एंड फॉल्स, इको x, ठीक है, इको y। तो इसका आंसर x का हो जाएगा ट्रू और y का हो जाएगा फॉल्स। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो आपके पास एक स्ट्रिंग है PHP, ठीक है, फिर आपके पास डबल डॉलर स्ट्रिंग में प्रोग्रामिंग है, फिर इको कर दिया उसने डॉलर PHP। ठीक। इसका आंसर क्या आएगा, तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्रोग्रामिंग होगा। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे हुआ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे
थोड़ा बहुत इसको डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे कि कैसे कैसे आपका ये प्रोग्रामिंग आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इसका आउटपुट कैसे प्रोग्रामिंग आ रहा है, और इस टाइप से वो कुछ भी आपसे वैल्यू को चेंज करके, क्योंकि ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है कि डॉलर स्ट्रिंग, फिर डॉलर डॉलर स्ट्रिंग, उसके बाद आपको डॉलर में वैल्यू दे देगा, उसके बाद पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे आगे हम लोग और भी इस तरह की वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, कि मतलब एक ही वीडियो में हम लोग ये प्रयास करें कि मल्टीपल क्वेश्चनों को एक ही बार में उसको हम लोग अटेम्प्ट कर लें, जिससे हमें बार बार अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में हम लोग थोड़ा लेंथ, हाँ ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन इससे क्या होगा कि हम लोग एक ही बार में मल्टीपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, और हम लोग को कम टाइम में ही मल्टीपल क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाती है। ठीक है, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।